दोस्तों, आज की कहानी है समझदार बहू। सिंधु, तुम तैयार नहीं हुई? बस 2 मिनट दीजिए, अभी चलते हैं। आप भी ना कितना परेशान हो जाते हो। वह बात नहीं सिंधु, मम्मी को बुरा लग जाएगा। मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया। वह आप भी ना बस एक ही बात करते रहते हो। अगर सलीके से नहीं गई तो मम्मी जी वैसे भी गुस्सा हो जाएंगी। सुनना तो मुझे पड़ेगा। ठीक है, जल्दी चलो। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। पिंक साड़ी में सिंधु बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही विवेक घंटी बजाता है। रामरती जी दरवाज़ा खोलती हैं। बेटी को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवेक उनके पैर छूता है। क्या मम्मी, आप फिर से इमोशनल हो गई हैं? पापा कहाँ हैं बेटा? अभी आ रहे हैं। बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। वो आ गए। पीछे खड़े पारस जी को देखकर सरला जी ने कहा। विवेक ने मुड़कर उनके पैर छुए। कैसे हैं पापा? बेटा मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? पीछे खड़ी सिंधु यह सब देख रही थी। उसके बाद उसने मम्मी पापा के पैर छुए। पापा ने अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन रामरती जी ने उसने कोई आशीर्वाद नहीं मिला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। रामरती जी को लगता था कि विवेक को बहला फुसलाकर गुरुग्राम ले गई। नौकरी के बहाने मम्मी पापा कैसे निकालते। बेटे को अलग करने के लिए वे सिंधु को दोषी मानती थी। और अरे बेटा, बड़े बैठे खड़े क्यों हो? तभी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं कि सिंधु फटाफट किचन में जाकर पानी ले आती है। सभी पानी पीते हैं। बेटा, जॉब कैसी चल रही है? बढ़िया पापा, सब मज़े से चल रहा है। क्या मज़े से चल रहा है? देख, आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पास में नौकरी करता था, वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? इशारा सिंधु की तरफ था, क्योंकि वह भी जॉब करती थी। अरे यार मम्मी जी, फिर वही बात लेकर बैठ गई। आपको कितनी बार कहा है कि वहाँ से मैं अपनी जॉब के कारण गया हूँ और फिर आपसे हर वीकेंड में मिलने आता हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपना ध्यान तो रख कर। मम्मी ध्यान रखते हैं। हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया है। वहाँ एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा दिख रहा है। अरे बच्चे आए हैं, इन्हें कुछ खिलाओ और पिलाओ, या ताने ही मारती रहोगी। रामरती जी उठकर किचन में जाने लगती हैं। सिंधु उनके पीछे पीछे जाती है। लाइए मम्मी जी, मैं परोस देती हूँ। आप बैठ जाइए, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। तुम बैठो, तुम तो मेहमान बनकर आई हो, तो मैं लाती हूँ। सिंधु वापस आ जाती है। वह एक नज़र विवेक की तरफ देखती है। विवेक उसे शांत रहने का इशारा करता है। रामरती जी कुछ देर में प्लेट में नाश्ता लगा करके ले आती है। चाय पियोगे या कुछ ठंडा? मम्मी आप बैठो, चाय सिंधु बना लेगी। आप मेरे पास बैठो, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। रामरती जी अपने बेटे के पास बैठ जाती है। मम्मी, तुम हर समय सिंधु को बुरा भला कहती रहती हो। जानती हो उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है, उसमें वह जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर आप लोगों से मिलने आती है। अरे, 2 लोगों का काम ही कितना होता है। सप्ताह में एक दिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलकर या एहसान कर रहे हो। मत आया करो मिलने। जब बच्चे मिलने नहीं आते तो रोती रहती हूँ। अब मिलने आए हैं तो ढंग से बात करने की बजाय लड़ रही है। तभी सिंधु चाय लेकर आ जाती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। कुछ देर वहाँ रुककर दोनों वापस अपने रूम में चले जाते हैं। विवेक मम्मी जी का व्यवहार बदलता नजर आ रहा है।
वह तो हर चीज़ के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रहती हैं। चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात तो होती है, सुन लिया करो। वह तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन की टेंशन में पूरा वीक से गुजरता है। यह मैं तो जानती हूँ। अगले दिन दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। सिंधु लंच में से उषा से बात करती है। कल का मूड खराब है यार, कल फिर से विवेक के घर गई थी, वहाँ मम्मी जी ने मूड खराब कर दिया। अरे यार, सास की बात तो इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? ज़्यादा सोच मत, सब ऐसे ही चलता है। चल छोड़, तुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। नहीं, मैं अब प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं कहाँ भेज दे। हाँ तो लेकिन प्रमोशन भी तो ज़रूरी है। नहीं यार, अब और टेंशन नहीं चाहिए। पिछले प्रमोशन की वजह से आज तक सुन रही हूँ। मम्मी को लगता है मैं विवेक को अपने साथ ले गई, लेकिन एक बात सोच कर, अगर तू प्रमोशन लेती है और यहीं रहती है तो तुम दोनों बड़ा फ्लैट लेकर अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकते हो। फिर तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता है प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, और सास ससुर यहाँ रहेंगे तो घर में तो बहुत काम करना पड़ेगा। उनके सामने विवेक भी काम को हाथ नहीं लगाते। मम्मी जी नाराज हो जाती है। चल ठीक है, सोच ले अपना करियर, फिर तो बनाना होता है, ले देखा जाएगा। शाम को विवेक ऑफिस से घर आता है। विवेक, पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी, मैंने मना कर दिया, फिर से ट्रांसफ़र कर देते। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ सेट हुए हैं। हाँ ठीक है सिंधु, अपनी अभी कुछ देर ऐसे ही चलने देते हैं, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहती। सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है। तुम इस शनिवार अकेली मम्मी पापा से मिलने चली जाओगी, लेकिन मुझे पता है मम्मी जी का मेरा आना पसंद नहीं है। वह तो बस तुम्हें देखना चाहती हैं, वह तो मैं जानती हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। ठीक है, मैं जल्दी चली जाऊँगी। शनिवार को ना विवेक के मम्मी पापा से मिलने पहुँच जाती है। विवेक नहीं आया, क्या बात है? मम्मी जी या बंगलौर गए हैं, कंपनी के काम से मंडे तक आ जाएंगे। पहले तो मुझे बता कर जाते, बात कर जाता। अब की बार भी नहीं बात कर गया। मम्मी जी अचानक जाना पड़ा, मंडे को आते आपसे मिलने आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो, आप दोनों के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, मम्मी जी को बहुत पसंद है। उषा जी को सिंधु की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी आंखें विवेक को देखने को तरस रही थी। सिंधु ने हलवा परोस कर दिया तो रामरती जी चिंता में, उनका मन उदास हो चला था। कुछ देर वहां रुक कर सिंधु उनसे विदा कर लेकर घर गई। रात को करीब 2 बजे अचानक सिंधु के फोन की घंटी बजी। सिंधु ने देखा, अनजान नंबर से फोन था। हेलो, कौन? सिंधु जी बोल रही हैं। आप? हाँ, अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। क्या बात है? उन्हें वह ठीक तो हैं? जी हाँ, अभी आईसीयू में, आप आ जाइए। बस सिंधु की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जल्दी से अपने भाई सुबोध को फ़ोन करके सब बताती है। सुबोध गाड़ी लेकर सिंधु के फ्लैट के नीचे पहुंचता है। सिंधु गाड़ी में बैठ जाती है। दीदी चिंता मत करो, थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन जीजा जी को कल आने वाले थे, पता नहीं उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। कब फ्लाइट दिल्ली आ गए, मैं मम्मी पापा को बता देता हूँ। नहीं दीदी, पहले हम जीजू को देखते हैं, वह घबरा जाएंगे आपको छोड़कर। सुबह मैं उन्हें ले जाऊंगा, फ़ोन मत करना, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। विवेक एयरपोर्ट से कब लेकर गुरुग्राम आ रहा था, तभी कैंप का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया विवेक सीरियस है। डॉक्टर साहब, मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? देखिए, अभी हमें उनके कुछ ऑपरेशन करने हैं। चलिए ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट आप उनसे मिला दीजिए, उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। सुबोध भी मम्मी जी को और पापा जी को ले आओ, उन्हें आईसीयू के बारे में मत बताना, बस कह देना
थोड़ी चोट लगी है। सिंधु उन्हें भेजकर विवेक से मिलने जाती है। विवेक के पूरे सिर पर पट्टियां बंधी होती हैं। वह डर से कह रहा था। उसके पैर पर प्लास्टर लगा था, हाथों पर भी पट्टियां लगी थी। सिंधु आंसू पोंछते हुए विवेक थोड़ी सी आँख खोलकर सिंधु को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना, आप चिंता ना करें, हम दोनों उसका ध्यान रखेंगे। सिंधु की आंखों से आंसू बह रहे थे। मम्मी कहाँ हैं? एक बार आप इसे आगे विवेक कुछ बोल नहीं पाया। सुबोध गया उन्हें लेने, अभी आते ही होंगे। दर्द के कारण विवेक कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ छूटता नजर आ रहा था उसे। इधर सुबोध पारस जी को और रामरती जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। उन्हें दूर से देखकर सिंधु ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। बेटी क्या बात है, कैसे है विवेक? अब सिंधु ने कुछ नहीं कहा, आईसीयू को इशारा कर दिया। रामरती ने कुछ नहीं कहा। रामरती जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह तो कह रहा था कि थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों? मैंने इसे बताने के लिए मना किया था। आप उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। विवेक के मम्मी पापा दोनों इको में जाते हैं। विवेक बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। सिंधु पर गुस्सा मत होना। पापा मुझे माफ़ कर देना। बहुत मुश्किल से विवेक बोल पा रहा था। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़ जा रहा है? तुझे ठीक होना पड़ेगा। मेरा ख्याल कौन रखेगा? विवेक कुछ कहना चाह रहा था, बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए ज़्यादा मत बात कीजिए, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और ज़्यादा रेस्ट की या बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। दोनों रोते हुए बाहर आ गए। इन्हें देखकर सिंधु का सब्र का बांध टूट गया। वह रामरती जी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जा, आपको दीदी, मैं मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था, वे लोग भी आते होंगे। सिंधु के सर पर पारस जी की अपना हाथ फेरा। फिर बेटी ऊपर वाले पर भरोसा रख, भगवान सब ठीक कर देंगे। आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठ गए। कुछ ही देर में सिंधु की मम्मी पापा भी आ गए। सिंधु के पापा महात्म जी एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की। सिंधु की मम्मी कमला जी रामरती जी के पास बैठकर उन्हें ढाढ़स बंधा रही थी। कुछ देर बाद महात्म जी बाहर आए और बोल पाए, भाई साहब आप बहन जी को लेकर चले जाइए, हम लोग यहाँ हैं। सुबोध तू इन्हें घर ले जा, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह गलती पहले भी कर चुकी हूँ। महात्म जी ने सुबोध को बुलाकर कहा। वह पारस जी से बोल, भाई साहब मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो कहता हूँ सिंधु को भी साथ ले जाइए। चलिए दीदी, पापा सही कह रहे हैं, घर चलिए जी, दबे सर में कहा। तीनों को सुबोध के साथ घर भेज दीजिए। आपने इन्हें घर क्यों भेज रहे हैं? कमला जी कुछ नहीं बचा, विवेक हमें छोड़कर चले गए। यह सुनकर कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने इसलिए इन्हें भेज दिया, सुबोध उन्हें घर जाकर सब बता देगा। यहाँ पता लगता तो इनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता। अभी सुबोध आएगा तो तुम भी घर चली जाना। अब क्या होगा हमारी बच्ची का? उसका जीवन कैसे कटेगा? आंखों से आंसू छलक रहे थे। उनको कुछ नहीं कहा और सस्पेंशन पर पेमेंट करने चले गए। सुबोध पहली बात सच सच बता दे दीदी, सब खत्म हो गया। अभी तो विवेक से मेरी बात हुई, क्या बकवास कर रहा है? मुझे अस्पताल ले चल। दीदी पापा अभी जीजा जी को लेकर आ रहे हैं। यह सुनकर सिंधु के होश खो बैठे। उसके सास ससुर पहले ही अंदर जा चुके थे, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी रिश्ते की कुछ औरतें ने सिंधु को संभाला, उसके मुंह पर पानी की छींटे मारे।
थोड़ी सा होश में आने पर उसे सहारा देकर अंदर ले गए। वहां जाते ही रामरती जी लिपट कर रोने लगी। मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे छिन लिया, अब तू आज़ाद है, जो करना है कर ले, कहकर रामरती जी ने सिंधु को झटक दिया। सिंधु की माँ कमला भी देखकर सिंधु को संभाल कर कुछ देर बाद विवेक की बॉडी को घर के अंदर लाया जा रहा था। रामरती जी ने बेटे से लिपटकर लगातार रोती रही। सिंधु बार बार विवेक को उठने के लिए बोल रही थी। घर का माहौल बहुत गमगीन हो गया। मातम जी जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की और अन्य रिश्तेदारों के सहयोग से उन्होंने विवेक की अंतिम यात्रा जल्दी शुरू कर दी, जिससे परिवार में से किसी की तबीयत खराब ना हो जाए। विवेक को लेकर चले गए। सिंधु को कुछ औरतों ने नहलाकर बैठा दिया। सिंधु अपनी माँ से लिपट कर रोए जा रही थी। अचानक इतना सब हो गया कि किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ घंटे के बाद सभी लोग अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। महात्म जी ने सभी परिवार वालों को संभाला। वह पूरी रात उनके साथ रहकर सबको संभालते रहे। आज विवेक को गए 1 सप्ताह हो गया था। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। जिसने भी सुना वह दौड़कर दुख प्रकट करने पहुंच गया। वही रिश्तेदारों के बीच बैठी सिंधु अब पहले से कुछ संभल गई थी। उसी दिन शाम को जब सभी रिश्तेदार चले गए, तब रामरती जी ने पारस जी से कहा, सुनो जी, हमारा बेटा तो चला गया ही है। सिंधु से कहो 13वीं के बाद यह भी चली जाए। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। यह सब बातें करने के लिए तुम्हें यही समय मिला था। वैसे इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? विवेक अपने साथ रहता था, तभी बाहर से आ जाता था। मैं कुछ नहीं जानती, आपके यहाँ यह करना ही पड़ेगा। बाहर खड़े महात्म जी ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह मन ही मन फैसला भी कर चुके थे कि सिंधु का दूसरा विवाह करवा देंगे। विवेक की 13वीं के बाद सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार चले गए। महात्म जी ने कहा, अब तो कुछ होना है नहीं, सब हो चुका। आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। आप चाहे तो सिंधु आपके साथ रहेगी, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप इसे ले जाइए। वैसे भी अभी तक तो आप उसकी दूसरी शादी के बारे में सोच चुके होंगे। हाँ, ठीक रहेगा। इसकी दूसरी शादी करनी है या नहीं, उसका फैसला मैं इसी पर छोड़ दे रहा हूँ। चल बेटी सिंधु, गाड़ी करके घर चलते हैं। पापा, आप भूल रहे हैं, मैं अपने घर में ही हूँ। आप मेरी ससुराल में हैं, आपको जाना ही चाहिए। लेकिन बेटा, यह लोग तुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। अपने घर मम्मी जी आप कुछ भी कहती रहे, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। विवेक ने मरते समय मुझसे वादा लिया था, मैं अपना और आप पापा जी का ध्यान रखना। अपने पति की अंतिम इच्छा को मैं हर हाल में पूरा करूंगी। यह सुनकर रामरती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि सिंधु ऐसे चाहेगी। रामरती ने इस घर की बहू है, अपनी मर्जी से चाहे तो यहाँ रह सकती है, लेकिन इसमें हमारे बेटे की अंतिम इच्छा का सम्मान किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहीं रहे। बेटी, तू अपने भविष्य के बारे में सोच। हम चाहते हैं कि तेरी दूसरी शादी कर दी जाए और तू अपना जीवन नए सिरे से शुरू करे। लेकिन पापा, मेरे सास ससुर के भविष्य का क्या होगा? आपको पता है, विवेक अपनी मम्मी पापा से इतना प्यार करते थे। मैं यह जिम्मेदारी वह मुझे सौंप कर गए हैं। बेटी, मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, तू अपने घर चली जा, अपना घर बसा ले, हमारी चिंता छोड़ दे। वैसे भी हम लोग कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? हमारे लिए विवेक की यादें ही काफ़ी हैं। मम्मी जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहे तो मुझे घर से बाहर निकाल दें, लेकिन फिर भी मैं बाहर पड़ी रहूँगी।
ठीक है बेटी, तू तेरा फैसला, लेकिन ऐसा ना हो कि कल तुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। अगर ऐसा हो तो अपने पिता के घर चली जाना। यह कहकर मातम जी कमला जी के साथ वहाँ से चले गए। सुबोध कल उसे फ्लाइट से सारा सामान लेकर यहाँ ले आना। मम्मी जी आप क्या कहेंगी, बता दीजिए। मैं किचन में जा रही हूँ। रामरती जी की आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। बहू से वह सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वह आज बेटा बनकर खड़ी हो गई। अगले दिन सुबह सिंधु जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में गई। अरे बेटी, मैं तो जा रही हूँ, चाय बनाने। नहीं मम्मी जी, आप घर का सारा काम मैं करूँगी, बस कुछ दिन के बात है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाद में यही आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी। ले बेटी, मैं सोच रही थी घर में मन नहीं लगता तो काम कर लेती हूँ। नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम नहीं क्यों करेंगे, मैं हूँ ना, चिंता ना करें, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, आप बस मम्मी जी का ध्यान रखिए। सिंधु ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुँचकर अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। आप मेरा दूध बांटने आए, लेकिन चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए। आप सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद सिंधु अपने पास अमन जी के पास गई। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिंधु, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे अपना बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। सर, मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई, इसलिए यहाँ पहुँचना मेरे लिए कठिन हो गया है। इसलिए मैं सोच रही थी आप मेरा ट्रांसफ़र कर दे, या तुम क्या कह रही हो, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। सर, मैं वही आसपास नौकरी कर लूँगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को टाइम देना होगा। मैं समझ सकता हूँ, अभी रिजाइन मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। सिंधु उनकी बात मानकर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद अमन जी ने सिंधु को बुलाया। सिंधु, मैंने सारा इंतजाम कर लिया, तुम्हें अपने घर के वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पर काम कर सकती हो। कभी ज़रूरी हुआ तो ऑफिस का आ जाना। लेकिन सर, यह सब कैसे होगा, तुम इसकी चिंता मत करो। आज तुम अपना लैपटॉप ले आना और कल से काम शुरू कर देना। इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद की। शाम को सिंधु घर आकर यह बात अपने सास ससुर को बताती है। बेटी, जब से विवेक का एक्सीडेंट हुआ है, हम तुम्हारे बाहर जाने पर डरते हैं। तुम्हारे पास में बहुत अच्छा किया, भगवान उन्हें तरक्की दिए। उसने उसी दिन एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। सिंधु ने गेट खोला तो सामने अमन जी खड़े थे। सर, आप कुछ ज़रूरी काम था, एक फाइल बनानी थी। सर, मुझे बताते मैं आ जाती, इतना टाइम नहीं था इसलिए मैं आ गया। तभी पारस नाथ जी, मैंने भी नोटिस किया तुम सिंधु का मन टटोल कर देखो। रामरती जी सिंधु से बात करती, लेकिन वह साफ मना कर देती। मैं ऐसा नहीं कैसे कर सकती मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बेटी, अब हम अपना ध्यान रख लेंगे, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगले दिन सिंधु जब काम पर कर रही थी, तब अमन जी का फोन आता है। सिंधु, आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें घर ले लूँगा। सर, बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन आप चाहते हैं तो वह विधवा को समाज किस नज़र से देखा। अगर आप चाहें तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ। मुझे माफ़ करना सिंधु, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें रिजाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामरती जी ने सिंधु से पूछा, बेटी, बहुत दिनों से अमन जी नहीं आ रहे हैं। माँ जी, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। लेकिन क्यों मना किया, मुझे बहुत सोच कर चलना होगा। उनका बार बार यहाँ आना कल कोई सवाल ना उठा दे, अच्छा नहीं लगेगा। बेटी, उस दिन की बात तूने दिल से लगा लिया, हमारा यह मतलब नहीं था, हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे। नहीं माँ जी, यह बात नहीं, हमें समझ के चल रहना है, सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन बेटी, मुझे बुरा लग जाएगा माँ की, मुझे
उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें बुरा लगेगा तो या उनकी प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोग होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। रामरती जी चुप रह जाती हैं। इसी तरह समय बीतने लगती है। एक दिन पारस जी ने सिंधु के पिता महात्म जी से को फ़ोन किया। महात्म जी कैसे हैं? समधी जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। समधी जी मेरी आपसे सिंधु के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप खुद समझाइए। मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते। रामरती पारसनाथ जी को बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। दोनों एक दिन चुपचाप रात को एक बैग में कपड़े लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर पारसनाथ जी ने एक वृद्धाश्रम में बात कर रखी थी। दोनों उसी के लिए रवाना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलकर रामरती जी ने पलटकर एक बार अपने घर की ओर देखते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या दिन देखना पड़ रहा है, चुपचाप निकल चलो। अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाने भी होंगे, इसलिए मैं अपने बैग में कार्ड, घर के कागज, अपना फ़ोन सब छोड़ दिया जिसे वह हमें ढूंढ न सके। दोनों रात की ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब सिंधु अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहाँ उसे एक खत मिलता है। बेटी सिंधु हमें माफ़ कर देना, हम घर छोड़कर चले जा रहे हैं। तो हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, जिंदगी में आगे बढ़ जाना। हम तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमारा हमेशा तुम्हारे साथ रहे। यह पढ़कर सिंधु के होश उड़ जाते। वह मदहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह आपने क्या किया? विवेक की तरह आप भी मुझसे मुंह फेर लेकर चले गए। मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। सिंधु बहुत देर तक बैठी रोती रही। कुछ देर बाद महात्म जी वहाँ आते। पापा सब आपको सब पता था, लोग मुझे छोड़कर जाने वाले, आप बता सकते थे यह लोग जाने वाले, मैं उन्हें रोक लेती। नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं पता था। 1 घंटे पहले पारसनाथ जी फोन कर बताया। सभी अभी स्टेशन से बोल रहे हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हें संभालने के लिए भेजा। सिंधु जीवन के उस दो राहों पर खड़ी थी जहाँ से एक सड़क उसे एक नई जिंदगी ले जा रही थी और दूसरी तरफ उन्हें सास ससुर को ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। सिंधु इसी कशमकश में फंसी थी, क्या करे, कहाँ जाए। दोस्तों, इसी तरह सिंधु की तरह इस दुनिया में बहुत सारी औरतें ऐसी है जिसको इस तरह से ज़िंदगी जीनी पड़ती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता वह किस तरह ज़िंदगी बिताए। वह तो मन ही मन सोच रही थी। राजेश बीड़ा जी की एक शायरी याद आ रही थी, अगर ना रहे उम्मीद किसी के आने की तो फिर दुआ मांगो उसकी सलामती की। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, इसमें बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा।